देखो कल हम यहाँ तक बताए थे, ठीक है ना, लास्ट क्लास में। अब इसके आगे का थोड़ा सा कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये है फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या रोटेशन जो कह लो बाई टाइम इंटरवल, ठीक है ना। इसी को लोग डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, इसी को हम फार्मूला में लिख दिए हैं, ठीक है ना। जैसे कोई 100 चक्कर काट रहा है 10 सेकंड में, इसका मतलब 10 चक्कर काट रहा है क्या पर सेकंड में, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है पर सेकंड, ठीक है ना। इसका एसआई यूनिट क्या होता है पर सेकंड, जिसको साउंड में हर्ट्ज पढ़े हो गए, है ना। इसी को आरपीएस भी बोलते हैं, ठीक है ना, रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। बट मुद्दा यह है कि कभी कभी आरपीएम लिख देगा। आरपीएम का मतलब होता है आरपीएस डिवाइड बाई 60, ठीक ना। यह रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो पर मिनट में रहेगा ना, पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है डिवाइड बाई 60, ठीक है। और ये बताओ टाइम पीरियड पता होगा, ये क्या होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, पता है ना। टाइम, ये क्या होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, यही ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब ओमेगा बराबर पढ़ी होगी, सर्कुलर मोशन में कितना होता है 2π/t, पता है कि नहीं, ठीक है, पता होना चाहिए तरह से। देखो मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में कल हम लोग पढ़े थे ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है एंगल बाई टाइम हो सकता है। एक चक्कर अगर लगा देंगे, एक चक्कर लगाने में एंगल क्या कितना घूमा जाएगा 2π, और एक चक्कर में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड। तो बहुत आसानी से डिराइव हो गया, ठीक है ना। एक चक्कर घूमे तो एंगल कितना लेना है 2π, और टाइम कितना लेना है, तो यही हो गया ओमेगा होता है 2π/t। ये तुम्हें पता होना चाहिए था, कैसे नहीं पता है। वन बाई टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, यहां से देख लो, तो ओमेगा बराबर ये भी फॉर्मूला होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नोट कर लो इस सबको, ठीक है। तो ठीक है, मिटाते हैं इसको। आरपीएस का मतलब पता है ना, रेवोल्यूशन पर सेकंड, और आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक ना।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमको ये बताओ कि इनर्शिया क्या होता है, बोलो। व्हाट इज इनर्शिया? टेल मी व्हाट इज इनर्शिया? हाँ, इनर्शिया का मतलब होता है जैसे एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा और मोशन में नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट से मोशन में जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, ठीक है। जा भी सकता और नहीं भी जा सकता है, डिपेंड करेगा फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, है ना। जैसे एक साइकिल है, रेस्ट में है, फोर्स लगा देंगे आसानी से चलने लगेगा, लेकिन ट्रक को जाके एक अकेला आदमी हिला नहीं सकता ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा इनर्शिया है, ठीक है। अब अगर कोई साइकिल चल रहा है, मोशन में है, तो उसको रोकना है तो एक आदमी रोक सकता है, लेकिन एक ट्रक चल रहा है तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए अकेले पॉसिबल नहीं कि चलते हुए ट्रक को रोक दे, क्योंकि उसमें चलने का इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो कोई चीज़ अगर रुका हुआ है तो चाहता है कि रुका हुआ रहे, रेस्ट में रहे, और कोई चीज़ चल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो चाहता है कि मूव करता रहे हमेशा, है ना। अनटिल एंड अनलेस, कब तक, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, ठीक है ना। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ध्यान रखना। लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। जिस पे ज़्यादा मास होता है उसमें ज़्यादा इनर्शिया होता है, ठीक है ना। जिसमें कम मास होता है उसमें कम इनर्शिया होता है, ठीक है। तो वो जो इनर्शिया हम पहले पढ़े थे ना, वो बेसिकली ट्रांसलेशनल इनर्शिया था, ट्रांसलेशनल मोशन का इनर्शिया था। और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल इनर्शिया। तो जहां जहां ट्रांसलेशनल मोशन था ना, वहां पे रोटेशनल मोशन कर दो। बहुत आसान है समझना। जैसे तुम्हारा पंखा है, ठीक है ना, पंखा भी रुका हुआ है, तो क्या वो अपने आप घूम जाएगा? तो कोई चीज अगर रुका हुआ है तो वो घूमना नहीं चाहता है, रोटेट नहीं करना चाहता है, ठीक है। मान लो पंखा अगर घूमते रहेगा तो वैसे ही वो घूमते रहना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है। रुकता क्यों है? फ्रिक्शन टॉर्क के वजह से, फ्रिक्शन का टॉर्क होता है ना, उसकी वजह से रुक जाता है, ठीक है ना। मान लो किसी एक डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो अपने आप वो एंटी क्लॉकवाइज तब तक नहीं घूमेगा जब तक कोई बाहर से उसको घुमाए नहीं टॉर्क लगा के, ठीक है। तो कोई एक बॉडी है जो अपने रोटेशनल स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है। जैसे वो बोला जो इनर्शिया था ट्रांसलेशनल इनर्शिया, वो क्या करता था, अपने ट्रांसलेशनल स्टेट को मेंटेन रखना चाहता था। ट्रांसलेशनल स्टेट मतलब रेस्ट में है तो नहीं चाहेगा कि उसके पास वेलोसिटी आ जाए, और अगर उसके पास वेलोसिटी है तो नहीं चाहेगा कि वो रुक जाए, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन का इनर्शिया था वो। अब वही ट्रांसलेशनल की जगह खाली मोशन क्या आ जाएगा, रोटेशनल, समझ गए। और रोटेशनल इनर्शिया भी बॉडी को अपना रोटेशनल स्टेट चेंज करने से रोकता है। कब तक? जब तक उस पर क्या न लगे, बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, यहाँ पे टॉर्क आएगा। टॉर्क हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना। फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क आता है। हाँ, एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क जब तक नहीं लगेगा तो कोई भी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा। स्टेट को मेंटेन रखने का प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन वाला भी लिख देते हैं ताकि दोनों कंपेयर करके समझ जाओगे आसानी से, ठीक है ना। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़ते थे, बोलते थे इनर्शिया, बोलते थे ना छूछे इनर्शिया, ठीक है। तो छूछे माने क्या, ये ट्रांसलेशनल इनर्शिया था। ये क्या था? हाँ, क्योंकि ये वर्ड हम बोलते नहीं थे, लेकिन उस समय हम पढ़ क्या रहे होते थे, याद करो, ट्रांसलेशनल मोशन ही पढ़ते थे ना, ठीक है। तो ये होता था
इट इज property of a particle to maintain its translational state of rest, motion and डायरेक्शन, है ना। ड्यू टू दिस मतलब इनर्शिया की वजह से पार्टिकल resist any change in translational state of rest, motion and डायरेक्शन। ठीक है, नोट करो। देखो अब यहाँ पर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी लगे हाथ समझा देते हैं, है ना। याद होगा ऐसे लिखा करते थे ना हम लोग, ए बॉडी एट रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी इन rest and a body in uniform motion want to क्या मेंटेन ही रखता है ना। ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन क्या करता है, maintains its uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied on it। ये चीज सामने क्या लिखा है बाबू, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यही है ना। ठीक है, और इनर्शिया याद है तीन प्रकार का होता था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। इसी दो बात को तीसरा तरीका से ऐसे बोलते हैं, लोग लिखते भी हैं, ए बॉडी एट रेस्ट वांट टू बी इन रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन वांट टू बी इन मोशन, यही होता है ना। इसी को एक और तरीका से लिख रहा हूं, ए बॉडी एट रेस्ट वांट टू बी इन रेस्ट and a body in motion want to be in motion। तो ये इसका जो वांट है ना, ये जो चाहता है कि रेस्ट से रेस्ट में रहें, मोशन से मोशन में रहें, ये कब तक संभव है, जब तक उस पर क्या न लग जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यही इनर्शिया है, इनर्शिया को ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है ना, नोट कर लो, ये चीज एनएलए में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। बता इसलिए दिया हूं कि जितना भी चीज अभी रोटेशन में पढ़ाऊंगा वो सब ट्रांसलेशनल मोशन का समझ लो कि फोटोकॉपी है। ठीक है ना, वहां खाली मोशन ट्रांसलेशन था, यहाँ पे वही मोशन क्या हो जाएगा, रोटेशन। ठीक है, बस तो सब कुछ कंपेयर करके ही पढ़ना है। ठीक है ना, चलो नोट कर लो।
तो जिस तरीके से ट्रांसलेशनल इनर्शिया होता है ना, वैसे हम रोटेशनल इनर्शिया समझाते हैं, ठीक है ना। हेडिंग तो लिखा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर रोटेशनल इनर्शिया का बात करते हैं हम, ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल नहीं होता। अब क्या आ जाता है, रिजिड बॉडी ना, बताए थे ना, रोटेशन कौन करता है, रिजिड बॉडी। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी टू मेंटेन इट्स, ट्रांसलेशनल नहीं करते। अब यहाँ पे क्या कर देते हम, एग्जैक्टली यहाँ पे कर देते हम रोटेशनल स्टेट, रोटेशनल स्टेट ऑफ रेस्ट। और यहाँ पे कौन सा मोशन हो जाता, रोटेशनल मोशन एंड डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ड्यू टू दिस, इस वजह से कोई जो रिजिड बॉडी होगा ना, रेसिस्ट एनी चेंज इन, क्या हो जाएगा इसमें, रोटेशनल स्टेट, रोटेशनल स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन और डायरेक्शन। इसका मतलब है एक बॉडी एट रेस्ट है ना, वो चाहेगा कि रेस्ट में रहें और रोटेट ना करें। एंड ए बॉडी इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन। ए बॉडी मैं रोटेटिंग कर देता हूँ, एंड ए बॉडी, ए रोटेटिंग बॉडी, एंड ए रोटेटिंग बॉडी वांट टू बी इन रोटेशन, चाहेगा कि घूमते रहें। इन्हीं बातों को न्यूटन्स लॉ से भी समझा सकते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट एंड ए बॉडी इन यूनिफॉर्म रोटेशन, यहाँ पे हो जाएगा क्या है, यूनिफॉर्म रोटेशन। रोटेशन मेंटेन्स इट्स यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, है यूनिफॉर्म रोटेशन until and unless an external unbalanced टॉर्क यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट। इस पूरे का मतलब एक बार फिर से बोल के समझा दे रहा हूँ। एक बॉडी पंखा जैसे कि रेस्ट में है तो अपने आप से घूमेगा नहीं, चाहेगा कि रेस्ट में रहे। और अगर पंखा घूम रहा होगा तो चाहेगा कि घूमते रहें, रेस्ट में नहीं हो। यही इनर्शिया है, ठीक है ना, रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है। समझ में आ गया बढ़िया से, छपैया कर लो। कभी कभी खा लेते हैं, कोई देता है तो देखो, ये हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसलेशनल जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है बाबू, मास पे। बट जानती हो जो रोटेशनल मोशन का इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, वो दो चीज पे डिपेंड करता है, मास के साथ साथ मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है ना। रोटेशनल इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू, एक तो मास पे डिपेंड करता है, साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक ना। ये ध्यान रखना होगा। अब इसका हम फार्मूला लगे हाथ तुमको बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे इमेजिन करो बाबू कि ये कोनो रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब क्या है कि ये कोनो एक्सिस है ऐसे, ठीक। अब ये क्या कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है। तो कोई पार्टिकल होगा जिसका मास क्या होगा m1 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस के साथ क्या है r1। तो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा पार्टिकल होगा, इसका मास होगा m2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस जिसको कह लो ये r2 होगा, और ये भी क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से बताया जाता है, सिग्मा एम आई आर आई का कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर। इस तरीके से कहाँ तक चले जाओ, n नंबर, ठीक है ना। तब देखो मास हो गया m, r जो है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन है। r का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ गए। तो इसका फॉर्मूला है बाबू, छाप लो, ठीक है ना। कितना बढ़िया से छापती हो तुम, वेरी गुड। देखो तो ये जो हमने फार्मूला लगाया है ये डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए है। अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता ना तो इसी में इंटीग्रेशन लग जाता, जिस प्रकार से सेंटर ऑफ मास पढ़ाते थे ना उसी प्रकार से इंटीग्रल आ जाएगा आर स्क्वायर dm, ठीक है ना। ये किसके लिए, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये किसके लिए है, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और ये किसके लिए भी हम लोग पढ़े, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम लोग पढ़े, ठीक है। नोट कर लीजिए। यहाँ ध्यान देना, ये आई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया जो कह लो, ठीक है ना। अब हम बताते हैं कि हम आखिर ये चीज़ के बारे में सोचा कैसे गया, ठीक है। देखो इसका हम डिटेल से बताते हैं कि इसके बारे में सोचा क्यों और कैसे गया, ठीक है ना। अरे यार ये क्या हो गया, क्या लिखे थे यहाँ पर, चलो टॉपिक चेंज कर देते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे शॉर्ट में चलेगा ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। आई का मतलब अभी बताए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा का मतलब पता ही होगा, एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। ये कैसे आया है ये हम बताते हैं। देखो मान लो बाबू ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, जो कि क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट क्या है कि कोई एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है, मान लो कोई पार्टिकल है, इसका मास क्या है m1, और ये क्या कर रहा है, इसके साथ घूम रहा है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, r1, ठीक है ना। उसी तरह से कोई दूसरा भी एक पार्टिकल होगा, ठीक है ना, जो कि क्या कर रहा होगा, घूम रहा है, बॉडी के अंदर है, इसलिए इसका मास m2 है और इसका रेडियस क्या ले लो, r2, ठीक है। इसके बॉडी के घूमने का एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा, ठीक है ना। तो ओमेगा क्या है, जान ही रही हो, एंगुलर स्पीड। देखो तो याद करो, ये पढ़ाए थे v इक्वल टू आर ओमेगा, कल पढ़ाए थे। तो v1 इक्वल टू हो जाएगा r1 ओमेगा। तो इसका जो लीनियर स्पीड है ये है v1, और इसका लीनियर स्पीड क्या होगा, v2।
ऐसे ही सोचो V2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 ओमेगा। बोलो, काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इस तरीके से बताओ, इसको आर के ही लिखना, आर के ही माने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये बताओ हमको कि V1 को लिख दें R1 ओमेगा। बोलो, तो हो जाएगा R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं R2 ओमेगा। बोलो, इस और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में से देखो हाफ कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचा देखो तो, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हाफ क्यों लिखे हैं, एकदम गुड क्वेश्चन, आप तो कॉमन लिए हैं, आप नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आगे तक प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सोचो कि जो हम लोग हाफ m स्क्वायर लिखते हैं ना, m जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इनर्शिया। अब v क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर स्पीड। हाफ के जगह पे हाफ है, तो ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, इनर्शिया। तो ये रोटेशनल इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से कंपेयर किया गया, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका इसी को नाम दे दिया गया रोटेशनल इनर्शिया। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको नाम दे दिया गया क्या, रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है ना। यही बन गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो कि ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। कंपेयर करने के लिए यहाँ पे घेरा मार के लिख दे रहे हैं। इसको कैसे कंपेयर करना, ऐसे कि ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, तो v मतलब लीनियर स्पीड। जहाँ मास है इनर्शिया, वहां पर क्या है, रोटेशनल इनर्शिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आई का मतलब दोबारा से बता दे रहे हैं क्या है, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है। तो ये हो गया कि किस तरीके से इसका फार्मूला के बारे में हमने सोचा कि यही क्यों होगा, ठीक है। देखो क्या है कि ये कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये मान लो एक एक्सिस ले लेते हैं हम, तो ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है ना, घूम रही है। इसके अंदर बहुत सारा पॉइंट मास है, हम जानते हैं, ठीक है। अगर ये एक डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम हुआ तो समेशन mi यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, ये इसका क्या है, टोटल मास। या अगर यही कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम रहता तो इंटीग्रल dm इज इक्वल टू इसका टोटल मास होता है। m बेसिकली क्या है, इसका टोटल मास है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर लो। ये हम जानते हैं कि इस पूरे बॉडी के मास को एक पॉइंट पे रखा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं ना। तो इस पूरे बॉडी का जो मास है इसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिए, ठीक। अब इसको क्या किए कि उसी एक्सिस के अबाउट नचा दिए। देखो इसको क्या करना है, सेम इसी वाले एक्सिस के अबाउट नचा देना है, ठीक है।
इसको नचा दिए इसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इसका कुछ यहाँ से डिस्टेंस दिख रहा है, ये k दिख रहा है, इसको k मानते हैं। मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है, mk², और इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं क्या होता है, समेशन mi/ri², ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है, तो इसी k को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। माने फिर से एक बार समझ लो, पूरे बॉडी के मास को एक पॉइंट में कंसंट्रेट कराना है, उसके बाद उसी एक्सिस के अबाउट इसको क्या करवा देना है, रोटेट करवा देना है। तो कहाँ रोटेट कराएं, उसके लिए खास डिस्टेंस है k। अगर k कोई एक डिस्टेंस है जिसके लिए इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैच कर जाए, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। समझी क्या, समझ गए। अच्छा, ये जो चीज है, ये चीज है क्या, आई है ना, इसके बदले हम सीधे सीधे आई लिख दे रहे हैं, खाली ऐसे चलेगा। यहाँ जरूरी नहीं कि ऐसा हो, कंटिन्यूअस बॉडी रहता तो यही क्या हो जाता, इंटीग्रल dm इंटू r² हो जाता। तो जो भी रहे, तो mk² अगर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के बराबर करना है, तो k क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ से k का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, √I/m। तो ये है रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला, ठीक है ना। डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिख के बता देता हूं, इट इज effective distance of a point mass। ये पॉइंट मास क्या है, वो पॉइंट मास है जिसका मास इसके बराबर है, having same mass as rigid body, having same mass as rigid body। So it is effective distance of a point mass having same mass as rigid body from same axis to have same moment of inertia, same moment of inertia as of rigid body है। मैंने उस पॉइंट मास को इतना दूरी दे दो ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए, तो उस अफेक्टिव डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। मास मोमेंट का मतलब होता है क्या, मास इनटू पोजीशन वेक्टर, मतलब m इंटू r वेक्टर, ठीक है। जैसे देखो, मान लो कि ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, हमने इस बारे में पढ़ रखा है कि इसको हम ऐसे देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, कोई पार्टिकल होगा इसके अंदर, ठीक है ना, और एक्चुअली बहुत सारे पार्टिकल होंगे, सो मेनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो किसी एक पार्टिकल को अगर हमने देखा, तो किसी एक पार्टिकल को देखा हमने, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये किसी दूसरे का पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको हम लोग कह दिए r1 वेक्टर, और मास है m1, इसका मास है m2, और इसको कह दिए हम r2 वेक्टर कह दिए, ठीक है। तो मास मोमेंट जो होगा ना, वो हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर
इस तरीके से जितना भी पार्टिकल है सबको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, समेशन एम आई आर आई वेक्टर, ये हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद होगा तो अच्छे से याद आ गया होगा कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 आर सी एम वेक्टर, याद है, उसी का ये फार्मूला है। और ये जो टोटल मास है, मैं इसको तो कई बार बता चुका हूँ, ये टोटल मास को हम लोग क्या लिख देते हैं, समेशन एम आई या कैपिटल एम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल मास m इंटू आर सी एम वेक्टर। ये चीज क्या है, ये भी मास मोमेंट है और ये भी मास मोमेंट ही है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं मास मोमेंट समझने में। अब देखो इसमें मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे कहीं पर सेंटर ऑफ मास होता होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास कहीं पर होता होगा तो इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, आरसीएम वेक्टर। यहीं पे टोटल मास कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है। अगर हम ओरिजिन यहाँ पे ले रहे हैं तब, अगर ओरिजिन हम इसी पे रख देंगे तब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्या, बोलो। मैं कह रहा हूं हमें देखना है मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। कहने का मतलब ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे रख दिए, मीन्स क्या हो गया, ओरिजिन इज एट सेंटर ऑफ मास। यहीं पर ओरिजिन रख देंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब कि ओरिजिन पर ही सेंटर ऑफ मास को रख दो, देन m इंटू आर सी एम वेक्टर कॉमा आर सी एम वेक्टर। इसका मतलब समझ रही हो, इसका मतलब है मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना ही आएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो टर्म हमने लिखा है ना, समेशन एम आई आर आई, इसको ऐसे लिख दें कॉमा सी एम, मतलब ये मास मोमेंट है जो कितना आ जाएगा, 0। अगर हम ओरिजिन कहाँ पे रख देते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। इसी चीज को कोई इंटीग्रेशन में लिख सकता है, ठीक है ना, आर वेक्टर डी एम, इसी को 0 कर दो। तो ये क्या होगा, आर वेक्टर डी एम का मतलब मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। क्या, पता नहीं। देखो अब मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। देखो क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मान लेते हैं कि ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, और ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है।
मान लो इस एक्सिस का नाम क्या है, ए बी नाम है, इमेजिन कर लो, ठीक है। अब एक कोई दूसरा एक्सिस है जो इसके जस्ट पैरेलल है, देखो तो पैरेलल दिख रहा है क्या, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है डी। तो कहता है कि अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसका नाम सपोज क्या ले लो, सी डी। इसका कहना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस सी डी इज इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस अब प्लस एम डी का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका प्रूफ दे दे रहे हैं हम, ठीक है ना। मुझे लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो गया, प्रूफ दे दें। ऐसे क्यों बोल रही हूँ, तो इसका प्रूफ हम दे देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। देखो मान लो इसके अंदर एक पार्टिकल है, ठीक ना, इसका मास क्या है डीएम, और इसका सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है ना, मान लो वो आर है, और इस वाले एक्सिस से इसका दूरी कितना हो जाएगा, डी प्लस आर हो जाएगा, ये वाला डी प्लस आर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट या ए बी वाले एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं डी एम इंटू आर स्क्वायर। देखो इस पार्टिकल का जो दूरी है ना, इस ए बी एक्सिस से या सेंटर ऑफ मास से आर माने हुए हैं, क्लियर है। अब हम यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं सी डी वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो सी डी वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इस मास का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा ये वाला आर प्लस ये वाला डी हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा डी एम इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब इसमें से 3 पार्ट आएगा, तीनों लिख रहा हूं देखना। एक आ जाएगा इंटीग्रल डी एम इंटू आर स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा इंटीग्रल डी एम इंटू डी स्क्वायर, और तीसरा आएगा इंटीग्रल डी एम इंटू 2 इंटू आर इंटू डी। इतना ठीक है, बोलो। ये जो डी है ना, ये डी कांस्टेंट है, ये डी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दें। वैसे ही यहां पर भी ये जो डी है और ये जो 2 है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों को इंटीग्रेशन से बाहर कर दो तो देखो आई सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल डी एम इंटू आर स्क्वायर, डी स्क्वायर को बाहर कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एम, और यहां भी 2 और डी को बाहर कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन आर डी एम। अब देखो जस्ट पिछले स्टेप में हम बताए थे मास मोमेंट, याद रख करो, अभी पढ़ाए तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ होगा मास मोमेंट। देखो तो इंटीग्रल आर डी एम था, उसको 0 किए थे, यह है मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, देख लो यही हो जाएगा ना, मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसको 0, ये 0 हो गया, ठीक है ना। इसको देखो क्या माने हैं ऊपर, इसको माने आईसीएम या ए बी माने हुए हैं, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और डीएम का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा एम इंटू डी स्क्वायर। देखो हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ठीक है ना। थैंक यू, अच्छा लगा, समझ में आया। तुम्हारी नाराजगी समझ में, एक्स्ट्रा क्लास लगा दी इसलिए नाराज हो।
तो ये है बाबू क्या है ये, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा एक चीज और बताऊं, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, प्यारे लाल लिखा हुआ है, प्यारे लाल। हाँ प्यारे लाल एक्सिस थ्योरम याद रखना, ठीक है। अच्छा अब इसको स्टेटमेंट में लिखना है इसी चीज को, ठीक है ना। फार्मूला बता दिए, प्रूफ भी बता दिए, स्टेटमेंट में जब इस चीज को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम बताओ, बोलो जी बोलो, कैसे लिखेंगे। ये कोई बात हुई, ठीक है मैं बताता हूँ, याद रखना, ठीक है ना। इसी स्टेटमेंट को लिख देंगे, मतलब इसी फार्मूला को लैंग्वेज में लिख देंगे हम, ठीक है ना, कि मोमेंट ऑफ inertia about an axis parallel to center of mass axis। देखो ये एक एक्सिस है CD जो किसके पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के पैरेलल है, इज गिवन बाय सम ऑफ moment of inertia about center of mass axis प्लस ये चीज इसके अबाउट इनर्शिया चाहिए, इसके अबाउट इनर्शिया ले लो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एक्सिस के अबाउट, और साथ में ऐड करना है, प्लस करना है, क्या ऐड करना है, प्लस ए टर्म which is product of mass and a square of perpendicular distance between parallel axes, बुझे। सबसे पहले एक चीज याद रखना, इसका लिमिटेशन है, ठीक है ना, इसका क्या है, लिमिटेशन। हाँ इसका लिमिटेशन ये है कि इसको 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए नहीं यूज करना है, ठीक है ना। इसका लिमिटेशन ये है कि इसका यूज करना है किसके लिए, 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए, लेकिन किसके लिए नहीं करना है, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए नहीं करना है, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल बॉडी का मतलब अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, तो वॉल्यूम वाला बॉडी में इसका यूज नहीं करना, ठीक है ना। उसमें यूज करना जिसमें एरिया होता है, लेंथ होता है, समझ गए, ये लिमिटेशन ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम पहले डायग्राम बनाएंगे, प्रूफ देंगे, उसके बाद स्टेटमेंट भी लिखवा देंगे, ठीक है ना। तो ये देखो ये कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है, और मान लो कि इस बोर्ड में रखा हुआ है, इसी बोर्ड में, इस बोर्ड को हम XY प्लेन मान लेंगे, ठीक है। मान लेंगे कि ये कहाँ रखा हुआ है, XY प्लेन में है। तो जो Z एक्सिस होगा, ये पेन को Z एक्सिस मान लो, ये Z एक्सिस इस प्लेन के बाहर होगा ना, तो इस बॉडी पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखो बाबू ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये डॉट का मतलब समझती हो, ऐसा पढ़ाया गया होगा, हाँ डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। हाँ तो ये वही वाला डॉट है, यानी कि जेड एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। कुछ लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, समझने का बात।
हाँ कोई बात नहीं, जैसे पसंद हो वैसे दिखा लो, मैं डॉट करके भी दिखाता हूँ, मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ, समझने की बात है खाली, ठीक है। तो लो ऐसे ही दिखाता हूँ, समझ जाओगे ना। इसका मतलब ये ऐसे है, परपेंडिकुलर है आउटवर्ड, ठीक है ना। अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, इस फार्मूला का प्रूफ, ठीक है ना। कहता है क्या कि अगर आपको x के अबाउट और y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, ठीक है ना। देखो कैसे, मान लो कोई एक पार्टिकल है, इसमें कोई एक पार्टिकल है जिसका कि कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, और इस पार्टिकल का मास क्या है, dm है, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर डालो, तो देखो तो इस परपेंडिकुलर को दिखाई दे रहा है क्या, इसको y कह सकते हैं, इसको y कह सकते हैं। मान लो इस बॉडी को अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया जाए, तो ये हो जाएगा ix बराबर इंटीग्रल dm इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y है, ठीक है ना। ऐसे ही सोचो एक दूसरा चीज, ये तो हम बता दिए कि ये y है, बता दिया ना। ऐसे ही सोचो कि यहां पर अगर परपेंडिकुलर डाल दें, हम इस पे डाल सकते हैं, हाँ। तो ये वाला जो है परपेंडिकुलर, इसका लेंथ क्या हो जाएगा x, तो y के अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, हो गया, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से सोचो, ये जो z एक्सिस है, z एक्सिस से जो दूरी होगा, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। तो यही समझना है कि ये जो z एक्सिस है, उससे ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको चलो अगर r मान लेते हैं, तो r होगा क्या, कि r हो जाएगा रूट अंडर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाएं, तो लिखना पड़ेगा इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम, आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएम। इसको ब्रेक कर दो दो बार, ठीक है ना। तो एक बार आ जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीएम, अब फिर आ जाएगा एक बार इंटीग्रल वाई स्क्वायर डीएम। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों का मीनिंग, यहाँ से हैंस प्रूव हो गया, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। यही है बाबू, क्या है समझ गए ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, हालांकि फार्मूला काफ़ी है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, बट बता दे रहा हूँ किसी को अगर बोर्ड के एग्ज़ाम का तैयारी करना होगा उस हिसाब से, ठीक है ना। बाकी नीट या जेई का कोई न्यूमेरिकल होगा तो इसी से बन जाता है, ठीक है ना। चलो देखो समझाता हूँ, एक प्लानर बॉडी है, प्लानर बॉडी का मतलब टू डायमेंशनल बॉडी, इसको कहाँ रखें, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ना। इफ ए प्लानर, प्लानर का मतलब टू डायमेंशनल बॉडी जिसमें कि थिकनेस नहीं होता है, इज केप्ट इन ए प्लेन, जैसे कि यहाँ देख लो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है ना। एंड मोमेंट ऑफ inertia is moment of inertia about two perpendicular axes in plane is
नोन। कहने का मतलब जिस प्लेन में इसको हम रखे हैं ना, उस प्लेन के अंदर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, जैसे इसको एक्स वाई प्लेन में रखे हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर जो तीसरा एक्सिस है जेड, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका और इसका सम होगा। वही फार्मूला में लिखा हुआ है, ठीक है ना, वही स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। इफ ए प्लानर बॉडी या टू डायमेंशनल बॉडी इज केप्ट इन अ प्लेन दैट इज एक्स वाई प्लेन and moment of inertia about two perpendicular axes in plane is known, then moment of inertia about third perpendicular axis which is perpendicular to plane of body, which is perpendicular to the plane of body, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये जेड एक्सिस के बारे में बता रहे हैं। थर्ड एक्सिस कौन है, जेड एक्सिस, ठीक है ना। थर्ड एक्सिस मीन्स जेड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी इज गिवन बाय sum of moment of inertia about two perpendicular axes in the plane of planar बॉडी। ये जो इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है ना, उसी के बारे में बस देखो कितना आराम से लिखा हुआ है कि जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इस बॉडी के प्लेन में जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, उन दोनों का परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम लोगे तो तीसरा वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। उसी का पूरा ही कहानी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हमको पसंद नहीं है बट आप लोग के लिए लिख देते हैं, कुछ बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए, ठीक है ना। एक बार फिर से समझा दे रहे, देख लो। इफ ए प्लानर या टू डायमेंशनल बॉडी इज केप्ट इन अ प्लेन, ये प्लानर बॉडी है, एक प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन प्लेन इज नोन, मतलब आई एक्स और आई वाई हमको पहले से पता है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, इज गिवन बाय, मिलता है कैसे, सम ऑफ, जोड़ने से, किसको जोड़ने से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन यानी एक्स और वाई जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इन दोनों के सम से क्या मिलेगा हमें, तीसरा यानी कि थर्ड जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, हैव अ नाइस डे, और क्या बोले, चलो ठीक है।